नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube वीडियो में। आज की वीडियो में जो टॉपिक है वो हमारी कक्षा 6 के गणित का अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.5 जो है आज हम जो है इस वीडियो में हल करेंगे। ये प्रश्नावली जो है वो अभाज्य गुणनखंड यानी अर्थात प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर जो है आधारित है। इसमें जितने भी सवाल दिए गए हैं आज जो है इस वीडियो में हम सारे सवाल को हल करेंगे और इसके साथ साथ जो है अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं इसकी भी जानकारी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.5। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रश्नावली 3.5 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो कुछ कथन दिया गया है, तो इन कथनों को जांच करना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो पहला जो ए दिया, पहले का जो ए है वो दिया हुआ है कि यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होती है क्या। फर्स्ट का जो है ए जो दिया है, करा कि कोई संख्या जो है वो 3 से विभाज्य हो रही है तो क्या 9 से भी विभाज्य होगी, ऐसा नहीं है, ये जो है असत्य होगा। जैसे आप मान लो 24 ले लेते हैं तो 24 जो है वो 3 से विभाजित होता है लेकिन 9 से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, 9 और 3 से वही संख्या विभाजित होगी जो इन दोनों संख्याओं का जो है उभयनिष्ठ गुणज होगा। जो बी दिया हुआ है, तो बी जो है, बी का जो क्वेश्चन है दिया है कि कोई संख्या जो है यदि एक संख्या जो 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी। ये क्या होगा, ये होगा सत्य होगा। कोई संख्या अगर जो है वो 9 से विभाज्य हो रही है तो 3 से भी वो अवश्य विभाज्य होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो है कोई भी संख्या जो है अगर 9 से विभाज्य हो रही है तो 9 के जितने भी गुणनखंड होंगे वो उन संख्याओं से भी वो पूरी तरह विभाजित होती है। तो 9 का गुणनखंड होता है 3। ठीक है, अब सी जो है दिया हुआ है, सी कह रहा कि एक संख्या 18 से भी विभाज्य होती है तो यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो तो सी दिया हुआ कह रहा कि एक संख्या 18 से विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो तो सी जो है वो सत्य है। कह रहा कि कोई संख्या 18 से विभाज्य हो रही है तो क्या वह 3 और 6 से भी विभाज्य होगी। हाँ होगी, क्योंकि 18 से अगर कोई संख्या विभाज्य हो रही है तो जो 18 के जितने भी गुणनखंड होंगे उन सारी संख्याओं से भी वो संख्या पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, तो 18 के गुणनखंड 3 और 6 होता है। जो डी है, तो जो डी दिया हुआ है, डी कह रहा है कि यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो तो वह 90 से भी अवश्य विभाज्य होगी। ये सत्य होगा। कह रहा कि 10 और 9 से विभाज्य हो रही है तो वो 90 से भी विभाज्य होगी। सही है, क्योंकि 9 और 10 का जो है कॉमन जो है मल्टीपल्स जो होगा, कॉमन जो है गुणज जो होगा वो 90 होगा। ठीक है, तो इसलिए जो संख्या जो है 10 और 9 से अगर विभाज्य हो रही तो वो 90 से भी विभाज्य होगी। जो ई दिया हुआ है, ई कह रहा है कि यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हो तो इनमें से कम एक जो संख्या होगी अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। तो ये जो है असत्य होगा। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जो सहअभाज्य संख्या है, तो कह रहा कि दो सहअभाज्य संख्या हमेशा दो संख्याओं की बनती है, तो कह रहा कि एक संख्या हमेशा जो है एक अभाज्य संख्या होगी। तो ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कि 14 और 15 ये दोनों जो है अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो कह रहा कि एक संख्या जरूर अभाज्य संख्या होगी। नहीं है, ये भी भाज्य संख्या, ये भी भाज्य संख्या है, तो इसलिए यह कथन जो है असत्य है। इसके बाद एफ जो दिया हुआ है, एफ कह रहा कि 4 से विभाज्य सभी संख्याएं जो है 8 से अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। ये जो है असत्य होगा। क्यों, क्योंकि जो है जो संख्याएं, जैसे आप मान लीजिए जो है हम 20 ले लेते हैं तो 20 जो है 4 से तो विभाज्य हो जाती है लेकिन 8 से विभाज्य नहीं होती है। ठीक है, 4 और 8 से वही संख्याएं विभाज्य होंगी जो इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणज होगा। ठीक है, एफ। अब जी को देखते हैं। अगर 8 से विभाज्य सभी संख्याएं जो है 4 से विभाज्य होनी चाहिए, तो ये भी जो है सत्य होगा। सत्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो है 8 से कोई संख्या अगर विभाज्य हो रही है तो 8 के जितने गुणनखंड होंगे उन संख्याओं से भी वह संख्या पूरी तरह विभाजित होगी। तो 8 का गुणनखंड जो होता है वो 4 होता है। ठीक है, तो इसलिए सत्य है। एच देखते हैं। एच कह रहा है कि यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगा। यह सत्य होगा। कह रहा है कि दो अलग अलग संख्याएं हैं, तो दो अलग अलग संख्याएं जैसे हमने मान लिया ले लिया कि 14,
ठीक है, और एक ले लिया, ये एक ले लिया हमने 36, ठीक है। तो ये दोनों संख्याएं जो है एक संख्या से अलग अलग विभाजित हो जा रही हैं। तो कर अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या उस संख्या से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा। इन दोनों को अगर जोड़ दिया तो हमने 50 आ गया, तो 50 भी 2 से विभाजित होता है, ये भी 2 से विभाजित है, तो इसलिए यह सत्य होगा। जो आई दिया हुआ है, यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करता है तो वह उन दो संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगा। ये गलत है, ये जो है असत्य होगा। जैसे कैसे करा कि यदि दो संख्याओं के योग को, तो दो संख्याओं का योग है, जैसे मान लीजिए 17 और धन 13 है, तो आ गया 30 आ गया। तो 30 जो है किसी संख्या से विभाजित हो रहा है, तो करा उन दोनों संख्याओं को अलग अलग विभाजित करेगी। तो ये इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो 3 से विभाजित हो रहा है, लेकिन ये अलग अलग जो है ये 3 से विभाजित नहीं हो रही, तो इसलिए असत्य है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि यहाँ पे 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हुए हैं, इनमें अज्ञात संख्याएं लिखिए। तो ए और बी जो है दो क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें जो है गुणनखंड वृक्ष दिया हो गया है। ठीक है, तो इसमें जो खाली स्थान है उसको जो है हमको भरना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड भरना है इनमें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि अभाज्य किसी भी संख्या के जब गुणनखंड निकालते हैं, गुणनफल निकालते हैं, तो जो गुणनफल जो है अभाज्य संख्याएं हो, जब उनका गुणनफल अभाज्य संख्याएं हो तो वो जो है उनका अभाज्य गुणनफल होती हैं। यहाँ कह सकते हैं कि हमने उसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। ठीक है, ये दो मेथड से निकाली जाती है, एक होता है कि वृक्ष मेथड और दूसरा होता है भाग मेथड। ठीक है, डिवाइड मेथड। तो ये जो है भाग जो है ये वृक्ष मेथड से जो है आपको अभाज्य संख्याएं निकालनी है। तो क्या करते हैं, तो इसे वृक्ष मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारी शाखाएं, जैसा पेड़ में बहुत सारी शाखा होती है उसी तरह जो है इसमें बहुत सारी शाखाओं के द्वारा जो है हम अभाज्य संख्याएं पता करते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए एक पेड़ है तो इसकी दो शाखाएं निकल गई। ठीक है, तो 60 के जो दो गुणनखंड, एक कोई सा भी गुणनखंड लिख लिया इसने, तो इसने 10 और 6 लिख लिया, 10 गुणे 6 गुणे 10 लिख दिया। ठीक, तो एक गुणनखंड हो गया। और ये तब तक करना है कि जब तक हमको गुणनखंड के रूप में अभाज्य संख्या न मिल जाए। ठीक है, तो क्या किया है फिर इसमें, ये क्या भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, तो फिर 6 को क्या किया है, इसका गुणनखंड कर दिया। तो 6 को गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 2 होगा, तो यहाँ 3 आ गया और यहाँ 2 आ गया, तो ये अभाज्य संख्या होगी, ये भी अभाज्य संख्या होगी। तो जहां अभाज्य संख्या मिल गई वहां पे ही हमको ये शाखा खत्म कर देनी, क्योंकि अब अभाज्य संख्याओं का फिर आगे गुणनखंड नहीं बनता है। ठीक, तो ये हो गया। इसी तरह 10 का है तो 10 के जो है गुणनखंड किया है, तो एक 5 हो गया, तो 5 अभाज्य संख्या होगी। और ये खाली स्थान पे क्या भरना है ये हमको डिसाइड करना है। तो 10 का अगर गुणनखंड करें तो 5 गुणे 2 होता है, तो 5 दिया हुआ है और यहाँ पे जो है हम 2 भर देंगे। ठीक, तो ये खाली स्थान पे 2 आएगा, तो इसका गुणनखंड जो होगा वो होगा कि 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5। ठीक, तो ये तो होता है वृक्ष मेथड से गुणनखंड पता करना। बी दिया हुआ है, यही चीज जो है आप अब दूसरे तरीके से दे दिया है। तो मैंने बोला कि जैसे 60 के बहुत कई गुणनखंड होते हैं, तो कोई भी गुणनखंड आप रख के जो है इसको निकाल सकते हैं। तो ये दूसरा बी जो दिया 60 है, तो 60 के जो है दूसरा गुणनखंड 30 गुणे 2 होता है। ठीक है, तो एक जो है 30 दे दिया है, तो दूसरा जो खाली स्थान है इसमें भरना हमको, तो यहाँ पे हम जो है 30 गुणे 2, तो यानी मतलब यहाँ पे हम 2 भर देंगे। ठीक, फिर क्या किया है, फिर 30 का गुणनखंड किया है, तो 30 का गुणनखंड 10 दे दिया है और पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा, तो 10 का गुणनखंड 30 का गुणनखंड करेंगे तो 10 गुणे 3 होता है। ठीक है, तो 10 दिया हुआ है और इस खाली स्थान पे हम 3 भर देंगे। ठीक, फिर अब 10 का गुणनखंड करना है, तो 10 को जो है 2 गुणनखंड के रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 10 का आप गुणनखंड करोगे तो 5 गुणे 2 होगा, तो यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो इनका गुणनखंड जो है अब सिस्टम से लिख लेते हैं। तो क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5। ठीक है, ये हो गए, खाली स्थान में भर गए। और इस तरीके से जो है वृक्ष गुणनखंड निकाला जाता है। एक बात और कि जैसे 60 के अगर हम गुणनखंड निकाले जाए तो 60 के गुणनखंड क्या क्या होंगे कि 30 गुणे 2 होगा,
10 गुणे 6 होगा और 12 गुणे 5 होगा। इस तरह से कई सारे गुणनखंड बनेंगे। लेकिन अगर 60 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने का कहा जाए तो जब आप किसी भी तरीके से लिखिए तो उसका एक ही गुणनखंड बनेगा, अभाज्य गुणनखंड एक ही बनेगा, वो ये बनेगा। चाहे जैसे भी निकालिए, अभाज्य गुणनखंड अगर पूछेगा तो उसका आंसर यही आएगा। प्रश्न नंबर 3 दिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिया हुआ है कि एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। कह रहा है कि किसी संख्या के, कोई भाज्य संख्या है और उसके जो है अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी संख्याएं जो है वो शामिल नहीं की जाती है। तो कोई भी भाज्य संख्या ले लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 26 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो करा इनका गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो इसको 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 13, फिर 13 से विभाजित हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो कह रहा कि किन 2 चीजों को जो है सम्मिलित नहीं किया जाता है इनके गुणनखंड में। तो वो होता है, वो स्वयं वो संख्या होती है। जब इनका गुणनखंड बनाएंगे तो गुणनखंड बनेगा 2 गुणे 13, ठीक है। तो कह रहा कौन सा ऐसे जो है संख्याएं हैं जो इनके अभाज्य गुणनखंड में शामिल नहीं किया जाता है। तो होता है वो स्वयं वो संख्या होती है और दूसरा जो है एक होता है, ठीक है। जो इनके गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड निकालते समय स्वयं वह संख्या और एक जो है उनके गुणनखंड में शामिल नहीं होता है, अभाज्य गुणनखंड में, किसी भाज्य संख्या का जब गुणनखंड निकालते हैं, ठीक। प्रश्न नंबर 4 देखिए, दिया हुआ है जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कह रहा कि 4 अंकों का जो है सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो होता है 9999, ठीक है। तो इनको जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो इसको जो है हम भाग विधि से जो है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए जो भाग विधि है वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो सबसे छोटा जो होता है, जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, उससे हम इसको डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है वो होता है 2। अगर 2 से वह संख्या विभाजित नहीं होती है तो फिर दूसरा जो अभाज्य संख्या 3 है उसको लेते हैं। अगर 3 से विभाजित नहीं होती है तब 5 लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 2 से विभाजित हो रही है तो तब तक 2 से विभाजित करेंगे जब तक 2 से वो विभाजित हो रही है, उसके बाद 3 से विभाजित करेंगे, उसके बाद 5 से विभाजित करेंगे, उसके बाद 7 से, मतलब एक सीक्वेंस से चलेंगे हम। तो इसको देखते हैं क्या यह संख्या 2 से विभाजित होगी, नहीं होगी, क्योंकि इकाई का स्थान पे 9 है, इसलिए 2 से विभाजित नहीं होगी। यह 3 से, तो 3 से जो है ये विभाजित हो जाएगी। तो 9 चौक मतलब इसको 9 को जोड़ेंगे 36 होगा, 36 3 से विभाजित होती है, तो इसलिए संख्या सबसे पहले हम 3 से विभाजित करेंगे। तो 3, फिर ये 3 से विभाजित हो जाएगी, फिर 1 1 1 1, ठीक। फिर ये 7 से विभाजित नहीं होगी, 11 से, फिर हम इसको 11 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 1 0 और 1, ठीक। इसके बाद 101 जो है किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगी, तो ये डायरेक्ट जो है हम 101 से विभाजित कर देंगे, ठीक। तो ये जो है अभाज्य हमको गुणनखंड मिल गए। तो इनको गुणनखंड को लिख लेते हैं। तो 3 गुणे 3 गुणे 11 और गुणे 101। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड है वो ये होगा। अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ी बात है कि जो भी संख्या आएंगी अभाज्य गुणनखंड में वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। इसी तरह 5वां जो सवाल दिया हुआ है, कहा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसमें क्या पूछा था, सबसे बड़ी संख्या का अभाज्य गुणनखंड पूछा था 4 अंकों की। 5वें क्वेश्चन में यह कह रहा है कि जो 5 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होती है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होता है 10,000। ये होता है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इसको जो है हम भाग देते हैं। इकाई के स्थान पे 0 है तो यह 2 से विभाजित हो जाएगी, तो 2 से विभाजित होगा तो ये हो जाएगा 5000। फिर ये 2 से विभाजित हो जाएगी तो हो जाएगा 2500। फिर ये 2 से विभाजित हो जाएगा तो हो जाएगा 1250। फिर ये 2 से विभाजित हो जाएगा तो ये हो जाएगा 625। फिर
ये देखते हैं अब, ये तो 2 से विभाजित नहीं होगा, इकाई का स्थान पे 5 है, तो देखते हैं 3 से होगा क्या, 5 2 7 6 13, ये 3 से विभाजित नहीं होगा, ये 5 से हो जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है, तो ये 5 से हम इसको विभाजित करते हैं, तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10 और 5 25, ठीक। तो फिर ये 5 से विभाजित हो जाएगा, ये हो गया 25, फिर 5 से ये विभाजित हो जाएगा तो हो जाएगा 5, और ये प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक जो है शेष के रूप में 1 ना आ जाए, 5 एकम 5, ठीक। तो ये इसका गुणनखंड हो गया, 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है उसके ये जो है अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो इन अभाज्य गुणनखंडों को सीक्वेंस से लिख लेते हैं। तो ये हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, ठीक। इस वीडियो में जो है प्रश्नावली 3.5 के जो है बस 5 क्वेश्चन ही हल करेंगे, बाकी क्वेश्चन जो है हम वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे, जो हमारी अगली वीडियो होगी। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में बनाया है। तो अगर आप अभाज्य गुणनखंड के बारे में और ज़्यादा जानकारी करना चाहते हैं, गुणनखंडों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे जो है इस पे मैंने जो है एक वीडियो भी बना रखा है, उसे आप देख सकते हो, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्नावली 3.5 जो है समझ में आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।